डियर स्टूडेंट्स एंड डियर फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है अपने चैनल पॉलिटिकल साइंस एसपीएम में। मैं विकास। प्यारे साथियों, आज हम लोग पॉलिटिकल साइंस से संबंधित यानी राजनीति विज्ञान के लिए टॉपिक वाइज एमसीक्यूज को सॉल्व करने वाले हैं। ये जो हम लोग सीरीज लेकर चल रहे हैं, पॉलिटिकल साइंस के जितने भी महत्वपूर्ण टॉपिक हो, चाहे वो आपका पॉलिटिकल थियरी हो या इंटरनेशनल रिलेशन या आपका पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, तमाम जो भी सेक्शन हो उन सभी को कवर करेंगे। और उसमें भी टॉपिक वाइज, जैसे कि आज राजनीति विज्ञान की हम परिभाषा, प्रकृति, क्षेत्र, व्यवहारवाद और उत्तर व्यवहार से संबंधित लगभग 120 प्रश्न को हम लोग सॉल्व करेंगे, जो कि आपके आगामी जो परीक्षाएं हैं, चाहे वो टीजीटी की हो, चाहे पीजीटी की हो या असिस्टेंट प्रोफेसर की हो, सभी के लिए बेहद बेहद महत्वपूर्ण है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए जरा कि मूल्यों का आधिकारिक आवंटन यानी बंटवारा किसी समाज की एक न्यूनतम पूर्व शर्त है, यह कथन निम्न में से किसका है। बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है, पहला ही बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगर आप पीवाईक्यू को सॉल्व करते होंगे तो आपको पता होगा कि कितना महत्वपूर्ण प्रश्न है और कितनी बार पूछा जा चुका है। डेविड एप्टर, हरमन फाइनर या लॉर्ड ब्राइस या डेविड स्टन। तो ये मूल्यों का आधिकारिक आवंटन या बंटवारा किसी समाज की न्यूनतम पूर्व शर्त है, ये डेविड स्टन का कहना है, जो कि व्यवहारवाद और उत्तर व्यवहारवाद का जनक हुआ। अगला प्रश्न है कि व्यवहारवाद निम्न में से किस विचारधारा से प्रभावित है। तार्किक प्रत्यक्षवाद, मार्क्सवादी चिंतन, नव मार्क्सवाद या औपचारिक संस्थावाद। तो व्यवहारवाद जो संबंधित है आपका तार्किक प्रत्यक्षवाद से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ सिस्टम एनालिसिस ऑफ पॉलिटिकल लाइफ के लेखक कौन है। अ सिस्टम एक सिस्टम नहीं, अ सिस्टम एनालिसिस ऑफ पॉलिटिकल लाइफ के लेखक कौन है। कार्ल जे फ्रेडरिक, डेविड स्टन, मार्टिन कपलान या पीटर एच मर्कल। इस पुस्तक के लेखक हैं आपके डेविड स्टन महोदय, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 कि उत्तर व्यवहारवाद निम्न में से किस पर बल देता है। जो पोस्ट बेरियलिज्म है किस पर बल देता है। देखिए, जब भी आप पढ़ें तो थोड़ा सा व्यवहारवाद और उत्तर व्यवहारवाद की जो मान्यता है उसको जरूर पढ़ें, और दोनों में बेसिक अंतर क्या है उसको जरूर पढ़ें। देखिए, उसी से संबंधित एक प्रश्न है कि उत्तर व्यवहारवाद किससे संबंधित है या किस पर बल देता है। उपादेयता या कार्य, उपादेयता तथा कार्य दोनों पर या कोई नहीं। तो ये उत्तर व्यवहारवाद जो है आपका उपादेयता और कार्य दोनों पर बल देता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 कि हमारे लिए एक निरर्थक प्रयास होगा कि अपने तथ्यात्मक ज्ञान को हम एक मुहरबंद कीट कीटाणुनाशक पात्र में एक तरफ रखें और मूल्यों को दूसरी तरफ, जहां वास्तविकता से उसका कोई किसी प्रकार का संबंध ही न रह जाए। यह कथन किसका है। रॉबर्ट डहल, मैक्स वेबर, लिव स्ट्रॉस या बर्नार्ड क्रेग। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर होगा रॉबर्ट डहल, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है हेनरी फ्योल के अनुसार प्रशासन की प्रधान श्रेणियां कौन सी हैं। नियोजन, संगठन, आदेश या समन्वय और नियंत्रण। तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर होगा, देखिए जो संगठन के जो प्रशासन की जो प्रधान श्रेणियां हैं, ये आपका जो पोक है उसके अंतर्गत है। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन और कोऑर्डिनेशन और कंट्रोल। ये बेहद बेहद महत्वपूर्ण है। तो इसमें चार होंगे, यानी ऑप्शन सी होगा, 1 2 3 4। अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 7 कि निम्नलिखित में से किसने द पॉलिटिकल सिस्टम पुस्तक लिखी है। पॉलिटिकल सिस्टम किसने लिखी है। चार्ल्स मेरियम, डेविड स्टन, कार्ल मैनहाइम या टॉलकट पार्सन। तो क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर ऑप्शन बी, डेविड स्टन की पुस्तक है पॉलिटिकल सिस्टम। नेक्स्ट है राजनीति का संबंध समाज में मूल्यों का आधिकारिक आवंटन से संबंधित है, यह कथन किसका है। बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, थोड़ा सा बस चेंज हुआ है, आपको पता ही है। ये पहला क्वेश्चन है, इसका इस सीरीज का पहला ही क्वेश्चन है ये। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा, डेविड स्टन महोदय। क्वेश्चन नंबर 9 है जब मैं राजनीति विज्ञान के शीर्षक के अंतर्गत परीक्षा प्रश्नों को देखता हूं तो मुझे प्रश्नों के प्रति नहीं वरन शीर्षक के प्रति खेद होती है। यह कथन या ये किसकी परिभाषा है। बेहद महत्वपूर्ण है। हर बार ये पीजीटी टीजीटी में जरूर पूछा जाता है। किसी भी ईयर का पेपर उठा के देखिए, ये प्रश्न आपको जरूर मिलेगा, इसलिए बेहद बेहद महत्वपूर्ण है। आप इसको रट लीजिए, याद कर लीजिए, कैसे भी मतलब कभी ना भूलिए, क्योंकि हर बार ये पूछा जाता है। किसका कोट हुआ है, गिलक्राइस्ट, गार्नर, मैटलैंड या बकल।
तो क्वेश्चन नंबर 9 का सी होगा मेटलन, कि वो कहता है कि जब मैं राजनीतिक विज्ञान शीर्षक के अंतर्गत परीक्षा प्रश्नों को देखता हूँ तो मुझे प्रश्नों के प्रति नहीं वरन शीर्षक के प्रति खेद होता है। वो ऐसा इसलिए कहता है कि राजनीतिक विज्ञान को विज्ञान नहीं मानता है, इस वजह से कहता है। क्वेश्चन नंबर 10 है कि राजनीति विज्ञान समाज विज्ञानों का वह भाग है जिसका संबंध राज्य के आधार और सरकार के सिद्धांतों से होता है। यह किसका वक्तव्य है, यह किसका कथन है? विलोबी, सीले, पॉल जेनेट या गार्नर? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, पॉल जेनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 कि किसके अनुसार राज्य जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं के निमित्त अस्तित्व में आता है और श्रेष्ठ जीवन के लिए अस्तित्व में बना रहता है? किसका कोट है? ये कोट भी बेहद महत्वपूर्ण है, बार बार आपसे पूछा ही जाता है। देखिए इसमें भी सभी प्रश्न आप मतलब कि सभी प्रश्न शामिल किए गए हैं जो आपके टीजीटी हुआ या पीजीटी हुआ या आपका नेट का एग्जाम हुआ एनटीए के द्वारा जो आयोजित होता है या आपका जो असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम होता है, उन सभी का ये उसमें से जो भी क्वेश्चन है इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट मतलब जो क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं उन्हीं प्रश्नों को इसमें समावेश किया गया है। जरा इसको ध्यान से आप देखिए। क्वेश्चन नंबर 11 तो एक राज्य जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं के निमित्त अस्तित्व में आता है और श्रेष्ठ जीवन के लिए अस्तित्व में बना रहता है। किसका कोट है? गार्नर, जीडीएच कोल, निकोलो मैकियावेली या अरस्तू? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, अरस्तू, जो कि राजनीति विज्ञान का जनक हुआ और द पॉलिटिक्स का लेखक हुआ। यूनानी नगर राज्य का आधुनिक नाम क्या है? ये भी प्रश्न बार बार पूछा जाता है कि जो यूनानी नगर है वो किस अवधारणा से संबंधित है या उनका आधुनिक स्वरूप क्या है? नगर, सरकार, कस्बा या राज्य? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, राज्य। उस समय के सिटी स्टेट जो होते थे, नगर राज्य, सिटी स्टेट, आज वो क्या है? स्टेट का दर्जा प्राप्त है। क्वेश्चन नंबर 13 है किसने कहा कि राजनीति विज्ञान को मानना तो बहुत दूर रहा, ये कलाओं में भी सबसे पिछड़ी हुई कला है? ये देखिए, एक वो मेटलैंड का कोट और ये जो कहता है कि कलाओं में भी सबसे पिछड़ी हुई कला है। ये दोनों जो कोट है हर बार पूछे जाते हैं। यूपी पीजीटी 2021 में ये दोनों कोट पूछ लिए गए। तो इसका राइट आंसर होगा बक्कल। बक्कल कहता है ये कि राजनीतिक विज्ञान को मानना तो बहुत दूर रहा, यह कलाओं में भी सबसे पिछड़ी हुई कला है। इसका मतलब मेटलैंड और जो बक्कल है ये सब राजनीतिक विज्ञान को विज्ञान नहीं मानते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 राजनीतिक विज्ञान हमें यह बतलाता है कि पिछले समय में राज्य का क्या रूप रहा है, इस समय उसका क्या स्वरूप है और इसका आदर्श स्वरूप क्या होना चाहिए? यह कथन किसका है? गेटेल, मैकाइवर, सर अर्नेस्ट बार्कर होगा ये, मैं नहीं, बार्कर है, या सिजविक? तो क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गेटल। साथियों आपसे गुजारिश है, रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए या पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ प्लीज़ आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। साथ ही वीडियो को लाइक कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 15 निम्नलिखित में से कौन राजनीतिक विज्ञान को विज्ञान नहीं मानता है? देखिए वही बात कि अरस्तु, जेलेनिक, लॉर्ड ब्राइस या एफ डब्ल्यू मेटलैंड। अभी मैं कई बार कह चुका क्योंकि मेटलैंड का कोट हुआ और आपका बकल का कोट हुआ, ये दोनों राजनीतिक विज्ञान को विज्ञान नहीं मानते हैं, इसलिए इसमें कौन होगा? मेटलैंड, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 की राजनीति के अध्ययन के प्रति व्यवहारवादी दृष्टिकोण यानी जो बिहेवियरिज्म है क्या है कि स्वभावतः अनुभविक होता है या तथ्यों पर केंद्रित होता है या इसमें राजनीतिक यथार्थ के वैज्ञानिक दृष्टि पर ध्यान केंद्रित किया जाता है या इसमें दर्शन पर बल दिया जाता है? क्वेश्चन नंबर 16 तो इसका राइट आंसर होगा कि देखिए कि राजनीति विज्ञान के प्रति अध्ययन के प्रति व्यवहारवादी दृष्टिकोण से हमको इसमें समझना है कि व्यवहारवाद की क्या विशेषताएं हैं, इसके आधार पर इसका उत्तर देना है। एक तो होगा आपका स्वभावतः अनुभविक होता है, यानी एम्पिरिकल यानी अनुभव पर आधारित है, तथ्यों पर फोकस करता है यानी केंद्रित है, तथ्य आधारित, ये भी सही है। इसमें राजनीतिक यथार्थ के वैज्ञानिक दृष्टि पर अध्ययन केंद्रित होता है, ये भी सही है। दर्शन पर बल नहीं दिया जाता, ये परंपरागत राजनीति की विशेषता है, न कि आधुनिक या न कि व्यवहारवाद। तो 1 2 3 यानी ऑप्शन ऑप्शन बी सही होगा, 1 2 3।
नेक्स्ट है 17, निम्न उपागमों में से किस एक उपागम की दो मुख्य मांगे थी, प्रासंगिकता एवं कार्रवाई। ये भी प्रश्न कई बार पूछा जाता है, डायरेक्ट ऐसे ही पूछ लिया जाता है। इन प्रश्नों में बार बार कह रहा हूँ, इस सीरीज में उन्हीं प्रश्नों को शामिल किया गया है जो किसी न किसी आपके एग्जाम में आपसे पूछे गए हैं। ठीक, चलिए कि दो मुख्य मांगे किसकी विशेषता है कि प्रासंगिकता और कार्रवाई, व्यवहारवाद व्यवहारवाद या उत्तर व्यवहारवाद, संप्रेषण सिद्धांत या निर्णय निर्माण सिद्धांत। तो 17 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तर व्यवहारवाद की दो विशेषताएं ये प्रमुख मांगी थी, प्रासंगिकता के प्रति कार्रवाई हो, प्रासंगिकता और कार्रवाई हो। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए जरा कि शक्ति के संदर्भ में किया जाने वाला राजनीतिक कार्य राजनीतिक है, यह परिभाषा किसने दी है। शक्ति के संदर्भ में किया जाने वाला राजनीतिक कार्य ही राजनीति, यानी राजनीति की परिभाषा जो शक्ति के संदर्भ में देता है, कौन देता है इसमें से, ये आपको बताना है। तो शक्ति आधारित राजनीति की बात करने वाला कौन हुआ, सेबाइन, गार्नर या लासवेल या बार्कर। चार में से कौन होगा, तो इसका राइट आंसर होगा लासवेल। वो शक्ति राजनीतिक विज्ञान को शक्ति के रूप में परिभाषित करता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19 कि निम्नांकित में से किसका संबंध उत्तर बहुरवादी क्रांति की प्रकृति से है। सार तत्व तकनीक से पहले आना चाहिए, या क्रियाशीलता के उत्तरदायित्व का वहन करना, या व्यवसायों का राजनीतिकरण। तो 19 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, तीनों होगा, 1 2 3, तो डी होगा 1 2 3। नेक्स्ट है कि न्यू एस्पेक्ट्स ऑफ पॉलिटिक्स बेहद बेहद महत्वपूर्ण रचना है, नामक पुस्तक के लेखक कौन है। सपने में भी इस पुस्तक के लेखक को नहीं भूलना है। ठीक, ग्राहम वॉलेस, चार्ल्स मेरियम, आर्थर बेंटली या जॉन लॉक। क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, चार्ल्स मेरियम, जो राजनीति विज्ञान में क्या व्यवहारवाद का बौद्धिक जनक हुआ, इस वजह से ये पुस्तक फेमस है और इंपॉर्टेंट है। चार्ल्स मेरियम की रचना है न्यू एस्पेक्ट्स ऑफ पॉलिटिक्स। 21 देखिए कि व्यवहारवाद की बौद्धिक आधारशिला में क्या क्या शामिल होना चाहिए। व्यवहारवाद की जो बौद्धिक आधारशिला है उसमें क्या क्या है। 21 की अनियमितताएं, व्यवस्थापन, शुद्ध विज्ञान या वियोजन। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर, जैसे व्यवहारवाद की जो विशेषता है उसमें क्या है, एक तो रेगुलरिटी यानी नियमितताएं हो, सिस्टमाइजेशन हो, प्योर साइंस की बात करता है, लेकिन वियोजन डिफ्यूजन की बात वो नहीं करता है व्यवहारवाद। तो 1 2 3 यानी पहला दूसरा तीसरा, पहले 3 होंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है 22, उत्तर व्यवहारवाद से संबंधित नारा कौन सा है। उत्तर व्यवहार से संबंधित नारा या नारे कौन कौन से हैं। 22 कि असंगत रूप से निश्चित होने की अपेक्षा स्पष्ट होना श्रेयस्कर है, या स्पष्ट होने से गलत होना अधिक अच्छा है। दोनों में से कौन सा कथन सही है, या दोनों सही है या कोई नहीं। तो 22 का क्या होगा, केवल कि असंगत रूप से निश्चित होने की अपेक्षा स्पष्ट होना बेहतर होगा, ऑप्शन पहला, और दूसरा ये गलत हो जाता है, तो केवल एक सही होगा, नहीं ऑप्शन ए। नेक्स्ट है कि राजनीति डेविड स्टन निम्नलिखित में से किसकी आलोचना करते हुए तथ्यों की निष्प्रयोज्यता का उल्लेख करता है। तथ्यों की निष्प्रयोज्यता का उल्लेख करता है किसकी व्याख्या के संदर्भ में, मैक्स वेबर, जेम्स ब्राइस, हर्बर्ट स्पेंसर या हेगल की। तो क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, जेम्स ब्राइस की आलोचना करता है। नेक्स्ट है आधुनिक इतिहासवादी राजनीति लेखन के संदर्भ में डेविड स्टन द्वारा वर्णित निम्नांकित में से कौन सा युग्म सही नहीं है। आधुनिक इतिहासवादी राजनीति लेखन के संदर्भ में डेविड स्टन द्वारा वर्णित निम्नांकित में से कौन सा युग्म सही नहीं है। तो संस्थावादी कौन है इसमें से, चार्ल्स मैक्लेवन, ये सही है आपका। अंतःक्रियावादी एलन, ठीक, भौतिकवादी डनिंग है, लेकिन मूल्यवादी आपका सेबाइन नहीं है, तो ऑप्शन डी हो जाता है। मूल्यवादी से संबंधित आपका सेबाइन नहीं है, तो डी। राजनीतिक सिद्धांत की विभिन्न धाराओं के बारे में निम्नलिखित पर विचार करें और सही उत्तर आपको चयन करना है इसमें से। तो विभिन्न धाराएं कौन कौन सी हैं इसमें जरा समझिए कि शास्त्रीय राजनीतिक सिद्धांत प्राचीन यूनानी संस्कृति में सुकरात, प्लेटो, अरस्तु के लेखन में उभरा और 19वीं शताब्दी की शुरुआत तक जारी रहा। ये कथन तो आपका सही है कि शास्त्रीय यानी परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत में
यूनानी संस्कृति में सुकरात और प्लेटो और अरस्तु के लेखन उभरा। इसी वजह से आपकी इसमें नैतिकता केवल सच या परंपरागत है या आदर्शवादी है, ये कथन सत्य हो जाता है। आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत अपने आप में संस्थागत, संरचनात्मक, वैज्ञानिक, प्रत्यक्षवादी, अनुभवजन्य, व्यवहारिक और मार्क्सवादी जैसे विविध रुझानों को समाहित करता है। बिल्कुल, ये भी सही है। तो दोनों कथन सही होगा, 1 और 2 दोनों। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26, किसने राजनीति की परिभाषा संभव की कला द आर्ट ऑफ पॉसिबल के रूप में की है? बेहद महत्वपूर्ण है। नेपोलियन, बिस्मार्क, हिटलर या डब्ल्यू विल्सन? वुड्रो विल्सन है ये। तो 26 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बिस्मार्क कहता है द आर्ट ऑफ पॉसिबल। नेक्स्ट है 27, राजनीति शास्त्र इतिहास एवं राजनीति के बीच स्थित है, अतीत एवं वर्तमान के बीचों बीच स्थित है, उक्त कथन किसका है? बेहद महत्वपूर्ण है कि राजनीति शास्त्र इतिहास एवं राजनीति के बीचों बीच स्थित है, अतीत और वर्तमान के बीचों बीच। जेम्स ब्राइस है, पॉल जेनेट, एडी टॉकविले है या आइवर ब्राउन? तो 27 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए, जेम्स ब्राइस का कहना है। नेक्स्ट है 28 कि अर्थशास्त्र का संबंध वस्तुओं से है, जबकि राजनीति शास्त्र का लोगों से है। एक का लेना कीमतों से, दूसरे का मूल्यों से। यह कथन किसका है? 28। तो 28 का क्या होगा? देखिए ऑप्शन इसमें कि एक तो हेलोवेल है, आई ब्राउन या आर एन गिलक्राइस्ट या कोई नहीं। तो ये आई ब्राउन का कोट है। क्वेश्चन नंबर 29 है कि राजनीति विज्ञान सामाजिक विज्ञान का वह अंग है जो राज्य के आधारभूत तत्वों तथा शासन के सिद्धांतों का विवेचन करता है या वर्णन करता है। परिभाषा किसने दी है? बेहद बेहद महत्वपूर्ण परिभाषा है राजनीति विज्ञान की, आप नोट कर लीजिए। 29, तो ये किसका कोट है? गार्नर, लास्की, किल्क्राइस्ट या पॉल जेनेट? ये कोट हुआ आपका पॉल जेनेट का कोट है। वो कहता है कि राजनीति विज्ञान सामाजिक विज्ञान का वह अंग है या वह भाग है या वह पार्ट है कि जो राज्य के आधारभूत तत्वों की तथा शासन के सिद्धांतों की विवेचना करता है। ये पॉल जेनेट का कोट है। शिकागो विचारधारा या शिकागो स्कूल के अर्थशास्त्रियों में सर्वाधिक प्रमुख कौन रहा? एडम स्मिथ, कार्ल मिंगर, फ्रेडरिक हेयर या मिल्टन फ्रीडमैन? 30, तो 30 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ये मिल्टन फ्रीडमैन हुआ इसमें। क्वेश्चन नंबर 31, राजनीतिक सिद्धांत के पतन के लिए निम्नलिखित में से कौन से कारक उत्तरदायी है? डिक्लाइन ऑफ पॉलिटिकल थियरी जो है, तो उसके इन राजनीतिक सिद्धांतों के पतन के लिए कौन कौन से प्रमुख कारक उत्तरदायी है? इतिहासवाद, प्रत्यक्षवाद, नैतिक सापेक्षवाद या अति तथ्यात्मकतावाद? तो 31 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर एक। तो देखिए इसमें हो जाएगा आपका इतिहासवाद और प्रत्यक्षवाद भी है यानी आदर्शवाद, इतिहासवाद, आदर्शवाद, नैतिकता भी और अति तथ्यात्मक जो कि केवल फैक्ट पे बेस्ड था, चारों होगा, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32, राजनीतिक विज्ञान का संबंध राज्य तथा उसके साधन सरकार से है। ये किसने कहा है? राजनीतिक विज्ञान का संबंध राज्य तथा सरकार से है, किसने कहा? गार्नर, डिमॉक, गिलक्राइस्ट या सीले? तो 32 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, डिमॉक का कोट है और बेहद महत्वपूर्ण कोट है ये। 33 देखिए जरा कि निम्न में से किसने राजनीतिक विज्ञान को शक्ति का विज्ञान के रूप में परिभाषित किया है? बेंटले, लिकॉक, कैटलिन या लास्की? बेहद महत्वपूर्ण कोट है, बेहद। ये जो क्वेश्चन है 33 बेहद महत्वपूर्ण है, मोस्ट इंपॉर्टेंट इसलिए कि मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन में से एक है। कौन कहता है राजनीतिक विज्ञान शक्ति का विज्ञान है या शक्ति के रूप में राजनीतिक विज्ञान को परिभाषित करने वाला कौन सा राजनीतिक वैज्ञानिक हुआ? तो हुआ आपका कैटलिन। अगला प्रश्न है किस विचारक का संबंध राजनीतिक पतन से संबंधित है? राजनीतिक पतन शब्द के साथ है यानी पॉलिटिकल डिक्लाइन, डेविड स्टर्न, एसपी हटिंगटन, डेविड एप्टर या पावेल? तो ये क्वेश्चन बेहद महत्वपूर्ण है, तो ये होगा एसपी हटिंगटन। निम्न में से कौन शास्त्रीय राजनीतिक सिद्धांत का प्रभावी समर्थक है? शास्त्रीय राजनीतिक सिद्धांत का प्रभावी समर्थक कौन हुआ? रॉबर्ट हल, पीटर लास्लेट, दांते जर्मेनो या डेविड स्टर्न? 35 देखिए इसका सोच समझ के जरा आप इसका आंसर दीजिएगा। तो 35 का कौन सा आंसर होगा? सी होगा दांते जर्मिनो। 36 यूनेस्को ने राजनीति विज्ञान का क्षेत्र कब निर्धारित किया था? ये भी क्वेश्चन बेहद महत्वपूर्ण है, बेहद महत्वपूर्ण, कई बार पूछा जाए, ये आजकल के ट्रेंडिंग क्वेश्चन में शामिल है।
1948, 1949, 1950 या 1951? 36। तो 36 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 1948 में यूनेस्को ने राजनीति विज्ञान का क्षेत्र निर्धारित किया। 37 राजनीति शास्त्र के पिता माने जाते हैं कौन, यानी फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस कौन है? तो आपको सीधा सीधा अरस्तू है। नेक्स्ट है राजनीति विज्ञान के अंतर्गत राज्य तथा सरकार का अध्ययन किया जाता है। राजनीति विज्ञान की परिभाषा किस विचारक की है? बेहद महत्वपूर्ण कोट है कि राजनीति विज्ञान के अंतर्गत अंतर्गत राज्य तथा सरकार का अध्ययन किया जाता है। किसका कोट है? गार्नर, सिले या गैरिट या गिलक्राइस्ट। 38। तो 38 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। ये गिलक्राइस्ट का कोट है, वो कहता है कि राजनीति विज्ञान के अंतर्गत राज्य तथा सरकार का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है कि राजनीति शास्त्र का प्रारंभ और अंत राज्य के साथ ही होता है। ये कथन किसका? ये क्वेश्चन भी बेहद बेहद महत्वपूर्ण है, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। बिना आपको ऑप्शन देखे ही इसका आंसर होना चाहिए। तो राजनीति शास्त्र का प्रारंभ और अंत राज्य के साथ होता है। ये मोस्ट ट्रेंडिंग क्वेश्चन है। 39 इसका राइट आंसर होगा सी। 39 का होगा सी। ये गार्नर का कोट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40 कि राजनीति विज्ञान का निम्न में से कौन सी विशेषता या कौन सा लक्षण नहीं है? 40 राजनीति विज्ञान की कौन सी इसमें से विशेषता या लक्षण नहीं है? तो इसका तो एक अमूर्त स्वरूप है, काल्पनिकता पर भी बल है, इसका दार्शनिकता पर भी बल है, तथ्यों के अध्ययन पर बल ये कम दिया। ठीक। परंपरागत राजनीति विज्ञान का आप जब बात करते हैं इसकी विशेषता तो यही होगा कि अमूर्त अमूर्त स्वरूप है, यानी एब्स्ट्रैक्ट है, काल्पनिकता और दार्शनिकता पर ज़्यादा फोकस किया, लेकिन तथ्यों के अध्ययन पर बल ये जो देता है आधुनिक राजनीतिक विज्ञान की विशेषता है, न कि परंपरागत। इसलिए इसमें से डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 41 देखिए कि किसने कहा इतिहास का राजनीति विज्ञान के बिना फल नहीं तथा राजनीति विज्ञान का इतिहास के बिना जड़ नहीं। बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन, बेहद महत्वपूर्ण। जीआईसी ये आपका पीजीटी में बार बार पूछा जाता है कि इतिहास का राजनीति विज्ञान के बिना फल नहीं तथा राजनीति विज्ञान का इतिहास के बिना जड़ नहीं। किसका कोट हुआ? गार्नर, ब्लंटसली, सीले या पॉल जेनेट। बेहद महत्वपूर्ण। आप इसका आंसर बताइए सोच समझ के। तो ये कथन है आपका जॉन सीले का। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा समुच्चय राजनीति विज्ञान के विशेष क्षेत्र को परिभाषित करता है? बेहद बेहद महत्वपूर्ण है, आजकल के ट्रेंडिंग क्वेश्चन है, कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है ये। 42 साथियों फिर से आपसे मैं एक बार गुजारिश करना चाहूँगा, यदि आप चैनल पर नए हैं या अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए। और साथियों अगर किसी प्रकार के कंटेंट की अगर आवश्यकता हो तो ये व्हाट्सअप नंबर है, इस पे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। ठीक। और कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें आप कि आपको क्या पढ़ना है और कौन से टॉपिक पढ़ना है, ज़रूर हम लोग भरसक प्रयास करेंगे। चलिए 42 का राइट आंसर क्या होगा कि समुच्चय राजनीति विज्ञान के विषय के क्षेत्र को परिभाषित करने वाला जो समुच्चय आपका राज्य, मूल्य, सरकार, निर्णय निर्माण और राजनीतिक दल ये सब शामिल है, तो डी होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है कि कैटलिन के अनुसार राजनीति विज्ञान का विषय क्षेत्र क्या है? जॉर्ज कैटलिन जो कहता है राजनीति विज्ञान शक्ति का अध्ययन है, उसके अंतर्गत विषय क्षेत्र की क्या बात करता है या स्कोप की बात करता है? क्या करता है? शक्ति का अध्ययन है, सार्वजनिक सहमति का अध्ययन है, संघर्ष का तनाव का अध्ययन या मानव स्वभाव का अध्ययन है। तो 43 का राइट आंसर ऑप्शन ए, जो कि हम पहले ही बता दिए थे, शक्ति का अध्ययन, क्योंकि वो क्या कहता है राजनीति विज्ञान को कि शक्ति शक्ति पर आधारित राजनीति की बात करता है कैटलिन। यह किसने कहा है कि कौन क्या कब तथा कैसे प्राप्त करता है, यह राजनीति का विषय है? हेराल्ड लासवेल, लास्की, डेविड स्टेन या आमंड। तो 44 का राइट आपको आंसर ऑलरेडी पता होगा क्योंकि क्वेश्चन भी कई बार पूछा जा चुका है। तो हु गेट्स व्हाट व्हेन एंड हाउ ये पुस्तक भी है और एक कोट भी है, बतौर पुस्तक के रूप में पूछा जाता है यह, तो ये हेराल्ड लासवेल का कोट है। नेक्स्ट है 45 राजनीति मानव समुदाय द्वारा अपनी समस्याओं से निपटने की प्रक्रिया है, यह किसने कहा है? राजनीति मानव समुदाय द्वारा अपनी समस्याओं से निपटने की प्रक्रिया है, यह किसने कहा है? अरस्तु, गेटेल, हेराल्ड लासवेल या स्पैरो। तो 45 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हेराल्ड लासवेल। नेक्स्ट है कि जब मैं राजनीति विज्ञान शब्द के शीर्षक के अंतर्गत परीक्षा प्रश्नों के एक समूह को देखता हूँ तो मुझे प्रश्नों पर नहीं अपितु शीर्षक पर खेद होता है। यह कथन किसका है? ये क्वेश्चन भी
क्या नहीं होता है, रिपीट हुआ है। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। आप इसका आंसर स्वयं कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, क्योंकि ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, इसलिए आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर कमेंट करें 46। नेक्स्ट है 47। राजनीति विज्ञान समाजशास्त्र का विभाग है जिसमें राज्य के आधार तथा सरकार के सिद्धांतों पर विचार किया जाता है। यह किसका कथन है? क्या कह रहा है? समाजशास्त्र का विभाग है जो जिसमें राज्य के आधार तथा सरकार के सिद्धांतों पर फोकस किया जाता है या विचार किया जाता है। 47 के कौन? सिले, लिकॉक, पॉल जेनेट या ब्लंट्सली? ये कोट है आपका पॉल जेनेट का। नेक्स्ट है कि निम्न चिंतकों में से किसने राजनीतिक विज्ञान को प्रमुख वैज्ञानिक मास्टर साइंस कहा है? प्लेटो, अरस्तु, पॉल जेनेट या लास्की? तो ये मास्टर साइंस या सर्वोच्च विज्ञान कहने वाला, या प्रमुख विज्ञान कहने वाला अरस्तु हुआ। 49। नागरिक शास्त्र की उत्पत्ति सिविक और स्विटास से हुई है। यह जर्मन शब्द है, फ्रांसीसी शब्द है, लैटिन शब्द है या ग्रीक शब्द है? ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जा चुका है, बेहद महत्वपूर्ण है। तो ये है आपका एक क्या? सिविक और स्विटास, ये लैटिन शब्द है। नेक्स्ट है राजनीतिक शब्द की उत्पत्ति पोलिश से हुई है। यह ग्रीक शब्द है, अंग्रेजी शब्द है, फ्रांसीसी शब्द या लैटिन है? तो ये शब्द आपका ग्रीक शब्द है, यूनानी शब्द है। नेक्स्ट है 51 कि ये आपको अब मैच करना है। दर्शन शास्त्र, राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र। तो राजनीति विज्ञान आपका शक्ति पर आधारित है, दर्शन शास्त्र मन पर आधारित है, और आपका अर्थशास्त्र किससे संबंधित होगा? व्यापार से, और समाजशास्त्र आपका स्तर विन्यास। दर्शन शास्त्र आपका मन से संबंधित होगा, राजनीतिक विज्ञान शक्ति से, अर्थशास्त्र व्यापार से, और समाजशास्त्र स्तर विन्यास से होगा। ठीक। 52। नागरिक शास्त्र के शिक्षण का प्रमुख लक्ष्य अच्छे नागरिक तथा उच्च श्रेणी का नागरिक चरित्र उत्पन्न करना है। यह किसने कहा? ई एम वाइट, एम पी फॉलेट या बिनिंग एंड बिनिंग या एच जे गॉल? तो 52 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बिनिंग एंड बिनिंग ने कहा है। नेक्स्ट है 53। किसने कहा नागरिक शास्त्र अधिक और कम मानव ज्ञान की वह उपयोगी शाखा है जो नागरिक से संबंधित प्रत्येक चीज का वर्णन करती है? गार्नर, एल्डिवाइड, ब्राइस या गिलक्राइस्ट? 53 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, गार्नर। नेक्स्ट है किसने कहा नागरिक शास्त्र नागरिकता का विज्ञान और दर्शन है? नागरिकता का विज्ञान और दर्शन है, किसने कहा? डॉक्टर बेनी प्रसाद, ई एम वाइट, प्रोफेसर ई एम वाइट या प्रोफेसर एफ जी गोल्ड या प्रोफेसर पुंतांबेकर? तो 54 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ई प्रोफेसर पुतंबेकर है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है राजनीति के अध्ययन में सबसे केंद्रीय सिद्धांत क्या है? राजनीति विज्ञान के अध्ययन में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो सबसे इंपॉर्टेंट या महत्वपूर्ण सिद्धांत क्या है? विधि, शासन, राजनीतिक शास्त्र या प्रभुत्व या राज्य? तो 55 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ई, राज्य। नेक्स्ट है डेविड स्टर्न के अनुसार निम्न में से कौन सी राजनीतिक व्यवस्था में नियामक कार्यविधियां होती हैं? 56। तो इसका राइट आंसर कौन सा? सामाजिक सांस्कृतिक मानदंड, संप्रेषण मार्ग, निस्सारक क्षमताएं या वितरणात्मक क्षमताएं? तो इसके हिसाब से जो नियामक कार्यविधियां हुआ है सामाजिक और सांस्कृतिक मापदंड, ऑप्शन ए। राजनीतिक विज्ञान में व्यवहार क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो व्यवहारिक क्रांति के रूप में जनक जो है आपके डेविड स्टर्न है। नेक्स्ट है स्टर्न ने वर्ष 1969 में राजनीतिक विज्ञान में किस प्रकार अपने प्रचंड संशोधन का वर्णन किया है? 58। तो क्या क्या है वो जो 1969 में राजनीतिक विज्ञान में अपने प्रचंड संशोधन का वर्णन क्या किया है वो? तो कहता है ये वास्तविक क्रांति है। नेक्स्ट है 59। ये कथन और कारण से संबंधित है। कि कथन देखिए जरा 1950 के दशक में 1950 के दशक में सिद्धांत यथा व्यवहारवाद एक सार्वभौमिक रूप में स्वीकृत प्रतिमान के रूप में कभी विकसित नहीं हो पाया क्योंकि वे स्थानीय रूप से सीमित रह गए। ये कथन आपका सही है।
तर्क क्या दे रहा है? क्योंकि उनका उद्भव शीत युद्ध के दौरान हुआ तथा परिणामस्वरूप पक्षपातपूर्ण था। ये भी सत्य है और व्याख्या भी सही है, स्पष्टीकरण भी सही है, तो ये सही होगा। नेक्स्ट है कि किसने कहा राजनीति मूल्यों का आधिकारिक आवंटन है? बेहद बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये लगभग ये प्रश्न चौथी बार इसमें शामिल हुआ है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 60, तो ये होगा आपका डेविड स्टन। नेक्स्ट है, डेविड स्टन की आगत निर्गत विश्लेषण के मुख्य चर क्या है? आगत आगत निर्गत इनपुट आउटपुट जो एनालिसिस करता है डेविड स्टन, उसके मुख्य चर क्या है? मांग, समर्थन, पुनर्निवेश, उपयुक्त सभी। ये तो एक 61 का डी होगा, उपयुक्त सभी। 62, निम्न में से किस स्कूल द्वारा व्यवहारवाद की आधारशिला रखी गई? बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है। वेल्स स्कूल, ऑक्सफोर्ड स्कूल, शिकागो स्कूल या हार्वर्ड स्कूल? तो ये आपका जो शिकागो स्कूल है उसके द्वारा व्यवहारवाद की आधारशिला रखी गई। ईस्टर्न और डनिस के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से आरंभिक स्तर पर राजनीतिक समाजीकरण की प्रक्रिया में एक स्तर है? कुछ सत्तावादी शासनों को बढ़ावा देने के लिए, आर्थिक विकास को आधार देने के लिए, या व्यवहारवाद दृष्टिकोण का सूक्ष्म विश्लेषण और राजनीतिक समाजशास्त्र के वृहद विश्लेषण के बीच खाई पाटने के लिए, या दमनकारी राजनीतिक शासनों के खिलाफ क्रांतिकारी प्रवृत्तियों को बढ़ावा देने के लिए, या राष्ट्रीय विधायिका, न्यायपालिका और मतदान के व्यवहार की तरह औपचारिक राजनीतिक संस्थाओं को मान्यता प्रदान करने के लिए। 63, इसका क्या राइट आंसर होगा कि क्या है कि डेविड स्टेन और डेनिस के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से आरंभिक स्तर पर राजनीतिक समाजीकरण की प्रक्रिया में एक स्तर है? राजनीतिक समाजीकरण की प्रक्रिया में तो आपका ई होगा, विधायिका, न्यायपालिका, मतदान व्यवहार, ये सब शामिल होते हैं। नेक्स्ट है 64, नगर राज्य शब्दावली यानी सिटी स्टेट शब्दावली किससे संबंधित है? ये प्रश्न आपका लगभग दूसरी बार पूछा जा रहा है, तो ये प्राचीन यूनान से संबंधित है, तो सी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 65 कि डेविड स्टेन द्वारा व्यक्त निम्न सुविधाओं में से कौन सा सोच के व्यवहारिक स्कूल को परिभाषित नहीं करता है? आदर्श सिद्धांत, व्यवस्थापन, या परिमापन, या परिमाण, या आपका सत्यापन, या सत्य नियम निष्ठता। वो आदर्श सिद्धांत व्यवहारवाद की बात करता है, वो आदर्शवाद की आलोचना करता है, तो ये इसका इसमें शामिल नहीं है, तो ये राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि 66 राजनीतिक विज्ञान में व्यवहार क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो ये भी आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें, ये चौथी बार प्रश्न पूछा गया है। निम्नलिखित में से यह किसका कथन है कि राजनीति व्यवहार का अर्थ बौद्धिक प्रवृत्ति तथा ठोस शैक्षणिक आंदोलन आंदोलन दोनों है? बौद्धिक प्रवृत्ति और ठोस शैक्षणिक आंदोलन दोनों, ये किसका कहना है? रॉबर्ट हर, डेविड स्टन, आर्थर बेंटले या गैब्रियल आमंड? 67 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ये डेविड स्टन का कहना है, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है 68, डेविड स्टन ने मांगों के संदर्भ में आगतों के 4 प्रकारों की पहचान की थी और कौन कौन से है? बेहद बेहद महत्वपूर्ण है, ये प्रश्न अक्सर नेट में आपसे पूछा जाता है, बाकी पीजीटी और हायर में तो जरूर पूछा जाता है। 68 जो है किसकी बात करता है? 4 आगत की किसी बात की व्यवहारों का नियमन हो, राजनीतिक व्यवस्था में भागीदारी की बात करता है, और वस्तुओं और सेवाओं का आवंटन, संप्रेषण और सूचना की बात करता है। ठीक, तो ऑप्शन ए सही है, मांगों के संदर्भ में आगत। नेक्स्ट है कि 69 निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? यहाँ पूछा जा रहा है सही नहीं है। 69 कि पारंपरिक राजनीतिक सिद्धांत पारंपरिक राजनीतिक सिद्धांत अनुशासन मूलक और मानकीय सही है। व्यवहारवादी राजनीतिक सिद्धांत एकरूपताओं और नियमितताओं से जुड़ा हुआ, ये भी सही है। उत्तर व्यवहारवादी राजनीतिक सिद्धांत कार्रवाई और संगतता से जुड़ा हुआ है, ये भी सही है। उत्तर व्यवहारवादी राजनीतिक सिद्धांत समग्र समग्र समग्रात्मक नहीं है, यानी होलिस्टिक नहीं है, बिल्कुल है। ये समग्र राजनीतिक विज्ञान की बात करता है उत्तर व्यवहारवाद, इसलिए ये आपका ये बोला नहीं, ये बल्कि गलत है, तो डी होगा, ये कथन सही नहीं है। नेक्स्ट है 70, राजनीति शास्त्र के अध्ययन के व्यवहारवादी उपागम के विकास के लिए उत्तरदायी राजनीतिक वैज्ञानिक कौन था? 70 तो आपको इसका आंसर पता होना चाहिए, डेविड स्टन। नेक्स्ट है 71, निम्नलिखित में से कौन से दो सही हैं? कौन से दो इसमें से कथन सही हैं, ये आपको बताना है। 71
अगस्ट काम्टे के अनुसार प्रेक्षण, प्रयोग व तुलना मुख्य विधियाँ सही है। ब्लंडसली के अनुसार दार्शनिक व ऐतिहासिक विधियाँ सही विधियाँ होती हैं, ये भी सही है। समकालीन समय में बहुत कम विचारक व्यवहारवादी व आगमनात्मक यानी इंडक्टिव विधियों का प्रयोग करते हैं, ये भी गलत है। बहुत कम नहीं, सभी करते हैं। जॉन रॉल्स से निगमनात्मक व मताग्रही विधियों का उपयोग किया था, बिल्कुल नहीं, ये भी गलत है। ए और बी जो है वो आप सही होंगे, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है 72 कि निम्नलिखित में से कौन एक राजनीतिक व्यवहारवाद की विशेषता नहीं है, यानी तो आपका बिहेवियरलिज्म है, व्यवहारवाद, राजनीतिक व्यवहारवाद की विशेषता नहीं है। 72 देखिए, अनुभववाद है, अंतर्वैश्विक दृष्टिकोण है, राजनीतिक मूल्यों को प्राथमिकता इसमें नहीं दी जाती है, वैल्यू फ्री की बात करते हैं, मूल्य विहीन की बात करते हैं, वैज्ञानिक पद्धति इसमें शामिल है, तो इसमें सी व्यवहारवाद की विशेषता नहीं है। 73 इसको आपको मैच करना है। 73 का GH सबाइन जो है आपका किससे संबंधित है? ये ऐतिहासिकवादी उपागम से संबंधित है। GH सबाइन जो है आपका ऐतिहासिक उपागम से संबंधित है। कैटलन समाज वैज्ञानिक उपागम से संबंधित है। लियो स्ट्रॉस दार्शनिक उपागम और ग्राहम वॉलेस जो है मनोवैज्ञानिक उपागम से संबंधित है, यानी ऑलरेडी ये सुमिलित है। ये होगा 1 2 3 4। प्रासंगिकता के सिद्धांत का संबंध किससे है? बेहद महत्वपूर्ण है। प्रासंगिकता का संबंध किस सिद्धांत से है? मार्क्सवाद, उदारवाद, उत्तर व्यवहारवाद या व्यवहारवाद? 74 का राइट आंसर ऑप्शन सी, उत्तर व्यवहारवाद से संबंधित आपका क्या है? प्रासंगिकता का सिद्धांत, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है कि संरचनात्मक प्रक्रियात्मक उपागम के अनुसार एक राजनीतिक व्यवस्था कितने प्रकार कार्यों को करती है? स्ट्रक्चरल फंक्शनल उपागम के अनुसार, यानी स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच है, उसके अनुसार एक राजनीतिक व्यवस्था कितने प्रकार के कार्यों को करती है? 75 तो कुल 7 प्रकार के। संरचनात्मक प्रक्रियात्मक सिद्धांत का संबंध किससे है? तो संरचनात्मक प्रक्रियात्मक का जो सिद्धांत है वो किससे संबंधित है? राज्य की फंक्शन से, फंक्शंस ऑफ द स्टेट, यानी राज्य की कार्यविधि या कार्यों से संबंधित है। नेक्स्ट है कि निम्नांकित में से कौन निवेश निर्गत से संबंधित है? इनपुट आउटपुट सिद्धांत से संबंधित है। निवेश निर्गत सिद्धांत से कौन संबंधित है? 77 तो आपको पता ही है, ईस्टर्न, डेविड ईस्टर्न। नेक्स्ट है राजनीतिक व्यवस्था की संरचनाओं तथा प्रक्रियाओं के आधार पर कौन व्याख्या करता है? अभी आपने इसका मतलब कि आंसर क्वेश्चन एक देखा था। स्ट्रक्चरल फंक्शनल से कौन संबंधित है इसमें? 78 तो ये होगा आपका कौन? ये होगा आमंड और पावेल है, तो ऑप्शन डी। 79 देखिए कि किसने माना है कि राजनीति मूल्यों का आधिकारिक आवंटन या निर्धारण है? ये इसका भी आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें, क्योंकि रिपीट हुआ है। व्यवहारवाद शब्द सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया है? व्यवहारवाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया है? रॉबर्ट हल, डेविड ईस्टन या हर्बर्ट टिंगस्टन या जेबी वॉटसन? तो क्वेश्चन नंबर 80 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जेबी वॉटसन के द्वारा। नेक्स्ट है कि उत्तर व्यवहारवादी क्रांति प्रारंभ करने के लिए व्यवहारवाद का पर सर्वप्रथम आक्रमण किसके द्वारा किया गया? ये भी क्वेश्चन अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है। इसका लोग कुछ और आंसर लगा देंगे, लेकिन जो पढ़े होंगे और समझने की बात करते होंगे, जो व्यवहारवाद की खोज किया या उसका जन्मदाता हुआ डेविड ईस्टन, उस स्वयं उसकी आलोचना किया और उस पे सबसे पहले आक्रमण उसी ने किया, डेविड ईस्टन ने, और उत्तर व्यवहारवाद की आधारशिला रखी। नेक्स्ट है कि प्रासंगिकता के सिद्धांत का संबंध किससे है? अभी आपने क्वेश्चन देखा ही होगा, तो इसको भी छोड़िए और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। 83 किसने माना है कि राजनीति मूल्यों का आधिकारिक निर्धारण? ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है। निम्नलिखित में से कौन निवेश निर्गत सिद्धांत से संबंधित है? इनपुट आउटपुट से कौन संबंधित है? 84 तो ये है आपका डेविड ईस्टन। अ सिस्टम एनालिसिस ऑफ पॉलिटिकल लाइफ के लेखक कौन है? ये रचना बेहद बेहद महत्वपूर्ण है। इस पुस्तक के लेखक हैं आपके डेविड ईस्टन। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत की विशेषता नहीं है? तो परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत की विशेषता नहीं है क्या? कि मानव व्यवहारों का विश्लेषण या अन्वेषण या खोज या अध्ययन, ये आपका आधुनिक राजनीतिक विज्ञान की विशेषता है, न कि परंपरागत। इसलिए ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट है कि परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत के समर्थकों के रूप में निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? ये सुमेलित नहीं है, यानी परंपरागत राजनीतिक विज्ञान के समर्थक कौन है या नहीं है, उसको आपको बताना है। 87 तो चार्ल्स मेरियम मानव व्यवहार के नियंत्रण के लिए
जानी जाती हैं। ठीक, तो ये किससे हैं? आनुभविक यानी आधुनिक उपागम से संबंधित हैं। ये हन्ना अरेंट, माइकल ओकशॉट और जॉर्ज सेबाइन ये सब क्या है? परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत के समर्थक हैं। तो डी होगा, ये समर्थक नहीं है। व्यवहारवाद की किस बौद्धिक आधारशिला के अनुसार सिद्धांत शोध पर आधारित होना चाहिए? निमित्ताएं, शुद्ध विज्ञान, व्यवस्थाकरण या एकीकरण? 88 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, व्यवस्थाकरण या सिस्टमाइजेशन। नेक्स्ट है, ये आपको इसमें से सही कथन का चयन करना है। 89, व्यवहारवाद राजनीतिक सिद्धांत को विचारों के मात्र क्रमबद्ध और बौद्धिक इतिहास के रूप में, जिसकी कोई व्यवहारिक प्रासंगिकता नहीं है, खारिज करता है। ये सही है। व्यवहारवादियों का मत है कि मानकीय राजनीतिक सिद्धांत ने राजनीतिक विज्ञान के शोध उपकरणों को मजबूत किया, बिल्कुल ही कमजोर किया। ये गलत हो जाता है। व्यवहारवाद इस बात पर बल देता है कि व्यक्ति का पर्यवेक्षणीय व्यवहार विश्लेषण की मुख्य इकाई है। ये सही है। लेकिन पहला और तीसरा इसमें सही होंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, 1 और 3। क्वेश्चन नंबर 90, निम्नलिखित में से कौन सी व्यवहारवाद की कमी नहीं है? तो इसका जो कमी नहीं है, ये होगा आपका, व्यवहारवाद ने इस बात पर बल दिया कि सैद्धांतिक रूप से क्या महत्वपूर्ण है, न कि इस पर कि किसका मापन हो सकता है। ये कमी नहीं है, बाकी तीनों कमी है। 91 देखिए, निम्नलिखित में से उत्तर व्यवहारवाद की से संबंधित सही कथन नहीं है। उत्तर व्यवहारवाद से संबंधित सही कथन नहीं है। कौन सा? 91 तो है कि यह यथास्थिति का समर्थक है, बिल्कुल नहीं। ये चेंज की बात करता है, परिवर्तन की बात करता है, स्टेटस को की बात नहीं करता है। तो डी सही नहीं है। 92 कि व्यवहारवाद द्वारा लगाए जा रहे राजनीतिक सिद्धांत के पतन का आरोप प्रत्युत्तर देने से संबंधित नहीं है। कौन? ये है आपका पीटर लासलेट, बाकी तीनों हैं। कि विचार संप्रदाय एवं संबंधित लेखक के त्रुटिपूर्ण युग्म को पहचानिए। 93 तो देखिए, इसमें वियना सर्कल से मॉरिस सेल्फ है, कैम्ब्रिज स्कूल जॉन डन है, फ्रैंकफर्ट स्कूल लुई अल्थूजर जो है, ये आपके फ्रैंकफर्ट स्कूल से नहीं है, बल्कि ये शिकागो स्कूल से हैं। और शिकागो स्कूल जो है आपका हेराल्ड लासोली भी सही है। सी सुमेलित नहीं है आपका। नेक्स्ट है, डेविड स्टर्न के निवेश निर्गत प्रतिरूप यानी इनपुट आउटपुट मॉडल से संबंधित त्रुटिपूर्ण कथन को पहचानिए। 94 क्या यह साम्यावस्था को स्थापित करने की ओर लक्षित है? बिल्कुल नहीं। तो ऑप्शन पहला ही गलत है। नेक्स्ट है कि 95 नौ संस्थावाद न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म ने व्यवहारवाद पर जो आक्षेप लगाए हैं उनमें से शामिल नहीं है। 95 ये है आपका अभ्यंतरीकरण। अभ्यंतरीकरण, इतिहास अतीत की राजनीति है, राजनीति वर्तमान का इतिहास है। ये किसने कहा था? विलियम एवार्ड ग्लैडस्टोन या एडवर्ड ऑगस्टाइन ने, या एडवर्ड ऑगस्टस फ्रीमैन, ए फ्रीमैन, आर्थर इवांस या जेम्स एंथनी फ्रॉन्दे? तो 96 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, फ्रीमैन। 97 मानव व्यवहार अप्रत्याशित है, इसलिए राजनीतिक विज्ञान में इसकी कमी है। किसकी कमी है? 97 तो अवलोकन की, नहीं अवलोकन नहीं होगा, ये विषय निष्ठता की बात होगी, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, किस अवधि में उत्तर व्यवहारवाद प्रमुखता की ओर बढ़ा? यानी जो पोस्ट ब्यूरलिज्म है, किस अवधि में, किस समय काल में ये अग्रसर हुआ? 98 तो ये होता है आपका 1960 से 1970 के दशक में। क्वेश्चन नंबर 99 कि आधुनिक राजनीतिक विश्लेषण पर प्रसिद्ध किताबें मॉडर्न पॉलिटिकल एनालिसिस, हु गवर्न्स डेमोक्रेसी एंड पावर इन अमेरिकन सिटी के लेखक कौन है? बेहद महत्वपूर्ण दोनों रचना है, ये आपको जरूर जरूर याद रखना है। अगर कोई सभी पेपर सेट करेगा और कहेगा कि किताबों के नाम में अगर पूछना चाहूँ वो भी आधुनिक समय में, तो ये किताबें जरूर दो में से एक कोई वो जरूर रखेगा। इस हिसाब से बेहद बेहद महत्वपूर्ण है। 99 ये होगा रॉबर्ट डहल होगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है कि मूल्य तटस्थता निम्न में से किसकी विशेषता है? वैल्यू फ्री,
या वैल्यू न्यूट्रलिटी जो है किसकी विशेषता है? अराजकतावादियों की, बहुलवादियों की, मार्क्सवादियों की या व्यवहारवादियों की? तो मूल्यों से तटस्थता की बात कौन करता है? व्यवहारवादी करते हैं, बिहेवियरलिस्ट करते हैं। तो ऑप्शन डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 101, व्यवहार परक राजनीति विज्ञान का जनक कौन माना जाता है? यानी जो व्यवहारवादी दृष्टिकोण पर जो राजनीतिक विज्ञान का जनक कौन है, वो है आपका कौन? व्यवहारवादी राजनीतिक विज्ञान के जो जनक हैं डेविड स्टन है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है कि डेविड स्टन द्वारा व्यक्त निम्न सुविधाओं में से कौन सा सोच के व्यवहारिक स्कूल को परिभाषित नहीं करता है? 102, तो व्यवस्थापन की बात करता है, परिमाणन की बात करता है, सत्यापन की बात करता है, तो नियम निष्ठता की बात करता है, लेकिन वो आदर्श सिद्धांत की बात नहीं करता है। तो ऑप्शन ए सही होगा। प्यारे साथियों, फिर से मैं एक बार रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, यदि अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। किसी भी स्टेट की अगर आप टीजीटी, पीजीटी या आप असिस्टेंट प्रोफेसर या एनडीए के द्वारा आयोजित नेट की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको चैनल से ज़रूर जुड़ना चाहिए। और ये जो सीरीज़ हम लोगों का टॉपिक वाइज़ एमसीक्यूज़ के सीरीज़ है, इससे इसके बाद हम लोग जो और दूसरा टॉपिक होगा, उससे रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन लेकर हाज़िर होंगे, जो कि आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, ये आपको बताना है। 103 103 कौन सा कथन सही नहीं है? इसमें से जो कथन सही नहीं वो है कि उत्तर व्यवहारवादी राजनीतिक सिद्धांत निर्जाति केंद्रित है या विशेषकर पाश्चात्य लोकतंत्र पर ध्यान केंद्रित करती है। बिल्कुल नहीं, व्यवहारवाद करती है। ये सभी पर उत्तर व्यवहारवाद डेवलपिंग कंट्रीज, एशियन कंट्रीज और अफ्रीकन कंट्रीज भी फोकस करती है, तो इसलिए ये डी गलत हो जाता है, तो डी राइट आंसर होगा। 104, निम्नलिखित में से किसने इस विचार का खंडन किया कि मानव व्यवहार के यथेष्ट रूप में वर्णन शामिल कर्ता के आशय, उद्देश्य और कारणों के संदर्भ के बिना भी किया जा सकता है? 104, इसका राइट आंसर होगा कौन सा? पीटर विंच। नेक्स्ट है 105 कि व्यवहारवाद अल्पकालिक क्यों था? ये बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है कि व्यवहारवाद अल्पकालिक क्यों था? 105 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि वह सर्वसम्मति प्राप्त करने में अक्षम था, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है 106 कि स्टन के अनुसार कौन सी सदी वैज्ञानिक विधि का युग है? बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये रेयर क्वेश्चन में कभी कभी आ जाता है। 106 इसको नोट कर लीजिए आप, ये 19वीं सदी को बोलता है। 106 का सी। नेक्स्ट है कि यह किसका कथन है कि राजनीति विविधता संघर्ष के बारे में है और अभाव इसके अस्तित्व का आवश्यक तत्व है? लेफ्टविच, लासवेल, क्रीक या मिलेट? तो ये हराल्ड लासवेल का कोट है। शिकागो स्कूल जिसने व्यवहारवादी आंदोलन हेतु महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी, की स्थापना किसने की? शिकागो स्कूल की स्थापना किसने की जो व्यवहारवाद आंदोलन से जुड़ा रहा? 108 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, चार्ल्स मेरियम। नेक्स्ट है 109, व्यवहारवाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया? 109, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, तो इसका राइट आंसर जेबी वॉटसन। नेक्स्ट है राजनीति विज्ञान राष्ट्र के साथ ही शुरू होता और खत्म होता है। राष्ट्र मतलब राज्य, ये मत कंफ्यूज राष्ट्र और राज्य नहीं। देखिए शब्द का हेरफेर, एक शब्द का हेरफेर है। ये किसका कथन है? तो बेहद आसान सा प्रश्न है ये क्या? जेम्स विल्फोर्ड गार्नर का, JW गार्नर। नेक्स्ट है 111, निम्न में से कौन सा डेविड स्टन के व्यवहारवाद के सिद्धांत का एक लक्षण नहीं है? यानी डेविड स्टन के व्यवहारवादी सिद्धांत की विशेषता नहीं है। कौन? तो है प्रासंगिकता का सिद्धांत। ठीक, ये उत्तर व्यवहारवाद की विशेषता, न कि व्यवहारवाद की विशेषता। नेक्स्ट है 112, उत्तर व्यवहारवाद पर किस पर बल देता है? किस पर? उत्तर यानी पोस्ट ब्यूरलिज्म में किस पर फोकस करता है? उपादेयता या कृत्य पर या दोनों पर या कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, ए और बी दोनों पर, उपादेयता और कृत्य दोनों पर बल देता है। उत्तर व्यवहारवादी क्रांति प्रारंभ करने के लिए व्यवहारवाद पर सर्वप्रथम आक्रमण किसके द्वारा किया गया? ये स्वयं बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन, बेहद बार-बार पूछा जाता है, इसलिए क्योंकि इसमें अमूमन लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि व्यवहारवाद का जनक डेविड स्टन है और स्वयं उसी के प्रत्युत्तर में काउंटर कर देनी, उसकी आलोचना करता है। तो उत्तर व्यवहारवाद की आधारशिला रख दिया। व्यवहारवाद किसके व्यवहार पर ध्यान केंद्रित करता है? किसके व्यवहार पर व्यवहारवाद ध्यान केंद्रित करता है? 114, तो है आपका नागरिक, राजनीतिक वर्ग और नौकरशाही तीनों पर करता है, तो डी होगा उपरोक्त सभी। राजनीतिक सिद्धांत की शास्त्रीय परंपरा की
शास्त्रीय परंपरा को जांच की एक साझा विचारधारा माना जाता है क्योंकि इसमें तर्क की शैली एवं तरीके में एकत्व है। क्वेश्चन नंबर 116 116 निम्नलिखित में से कौन एक विचारधारा की विशेषता नहीं है? विचारधारा की विशेषता नहीं है कि यह एक राजनीतिक आस्था प्रणाली है, सही है। राजनीतिक विचारों का एक कार्रवाई उन्मुख समुच्चय, ये भी सही है। एक खास सामाजिक वर्ग या सामाजिक समूह का वैश्विक नजरिया, ये भी सही है। विचारधारा के मामले में वे राजनीतिक विचार जो वर्ग सामाजिक हितों को समाविष्ट या व्यक्त नहीं करते बल्कि करते हैं, इसमें नहीं करते, इसलिए गलत हो जाता है। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। साथियों, चैनल को सपोर्ट कीजिए और ज्वाइन कीजिए और जितना हो सके उतना आप शेयर कीजिए और ताकि हम लोगों को और कॉन्फिडेंस बढ़े, ताकि हम लोग और बेहतर आपके लिए कर सकें। जरूरी है चैनल को जरूर आप सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और ज्वाइन भी कीजिए। और रही बात किसी डाउट की, तो ये व्हाट्सअप नंबर है, ठीक, इस पे व्हाट्सअप कर सकते हैं और टेलीग्राम पे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ भी मैसेज कर सकते हैं। एक लोक कल्याणकारी राज्य को किस कार्य से बचना चाहिए? 117 तो एक लोक कल्याणकारी राज्य को किस कार्य से बचना चाहिए? जनमत दबाना, ठीक। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन प्राचीन यूरोपीय राजनीतिक चिंतन से संबंधित नहीं है? 118 ये होगा सार्वभौमवाद। नेक्स्ट है पोस्ट कॉर्प में आर का क्रियात्मक अर्थ क्या है? आर का क्या अर्थ है पोस्ट कॉर्प में? तो है रिपोर्टिंग, रिपोर्ट देना। और लास्ट क्वेश्चन है 120 कि लोक प्रशासन कभी विज्ञान नहीं बन सकता, यह विचार किस विद्वान का है? ये है आपका फाइनल का। तो प्यारे साथियों, ये था आपका टॉपिक वाइज एमसीक्यूज का 120 प्रश्नों का सेट, जो कि आपके हर एग्जाम, प्रत्येक एग्जाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। अगर आप पॉलिटिकल साइंस से टीजीटी, पीजीटी, हायर या नेट का एग्जाम दे रहे हैं तो, या चाहे यूपी पीजीटी, चाहे आगामी परीक्षाएं जो बीपीएससी या DSSS, या चाहे अभी आपका आज उत्तराखंड जीएस लेक्चर का होने वाला है, सभी के लिए बेहद बेहद महत्वपूर्ण है। इन प्रश्नों में उन्हीं प्रश्नों को शामिल किया गया है जो आपके किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। और टॉपिक क्या है आपका कि राजनीतिक विज्ञान, उसकी परिभाषा, प्रकृति, क्षेत्र, व्यवहारवाद, उत्तर व्यवहारवाद। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।